जो है जी प्रोविडेंट फंड है। जैसे आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड की स्टोरी ये होती है कि इसमें मंथली जो है वो एम्प्लॉई पैसे कंट्रीब्यूट करता है, फिर इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उन दोनों को मिला के किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। वो बैंक में भी हो सकता है, बॉन्ड्स में भी, स्टॉक्स में भी, कहीं भी। उनसे फिर जो सालाना मुनाफा आता है, तो वो जितना भी मुनाफा उसका होता है, वो मुनाफा जो है वो एक ट्रीटमेंट आ जाती है। फोर्थ होता है कि जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपको मिल जाता है। तो ये इस तरह की जो सेटिंग होती है उसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है उसकी टाइप मैं आपको बता देता हूँ। 3 टाइप्स हैं बेसिकली। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड देख लेते हैं जी कि अगर वो फंड प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत किसी गवर्नमेंट इदारे ने मेंटेन किया हुआ, या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, या लोकल अथॉरिटी ने, या किसी इसी तरह के इंस्टीट्यूशन ने, तो ऐसी जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उनको हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और तमाम अमाउंट्स जो आपको वहाँ से मिलती हैं वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट होती हैं। तो यहाँ पे सवाल आ गया, ऊपर जो हमारे दोस्त ने हमारा सवाल किया था कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के हवाले से, तो वो सर ये आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की जो जितनी भी कंट्रीब्यूशंस होती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बेसिकली एग्जेम्प्ट होती हैं, वो बैलेंस वगैरह और ये सारी चीज़ें। इसके बाद है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। अगर 6 शेड्यूल के तहत जो है ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसको अप्रूव करता है, तो उसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। और फिर होता है अनरिकॉग्नाइज्ड कि अगर आपने एक फ़ंड तो क्रिएट कर लिया है, आप एम्प्लॉयज़ के पैसे भी काट रहे हैं, लेकिन ये वाला फ़ंड जो है ये बेसिकली एफबीआर से या कमिश्नर से जो है वो अप्रूवल नहीं मिली, तो उसको हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इन तीनों का कंपैरेटिव हम देख लेते हैं। और ये इसके लिए जनाब क्लास 23 है जहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है, वो चाहे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, वो किसी टाइप का भी प्रोविडेंट फंड हो, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, इसलिए कि कोई ये आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होती है, सैलरी टैक्स हो चुकी होती है, तो इसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगता। अब आते हैं कि जितने पैसे एम्प्लॉयर इसके साथ जोड़ता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हम उसको कहते हैं। अगर तो उसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट जोड़ रही होती है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, इस पर कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी कि किसी अदर देन गवर्नमेंट के इदारे ने प्रोविडेंट फंड बनाया हुआ है, वो बाकायदा अप्रूव्ड है, उसमें जितनी वो कंपनी या इदारा कंट्रीब्यूट करता है वो एक सर्टन लेवल तक एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर अगर वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो टैक्सेबल होता है। और वो लिमिट उन्होंने क्या दी है कि टैक्सेबल एक्सेस होगी। अब आप क्या करेंगे कि लोअर ऑफ लेंगे 1.5 लाख रुपया या 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेरेंस अलाउंस। उसकी सालाना बेसिक सैलरी इकट्ठी करें, डेरेंस अलाउंस इकट्ठा करें, उसका 10% लें, उसको 1.5 लाख से कंपेयर करें। इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा वो आपकी लिमिट होगी। उस लिमिट से अगर तो एम्प्लॉयर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो टैक्सेबल होंगे, और उससे उसके बराबर या कम है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होंगे, उसकी मज़ीद टैक्सेशन नहीं होगी। और अगर एम्प्लॉयर उस लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उस सूरत में फिर ये होगा कि वो वाला पार्ट जो है आपकी सैलरी के अंदर जो है एज एन प्रेक्विजिट जो है वो ऐड हो जाएगा। और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा तो उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, कोई भी चीज़ जो है वो टैक्स में या एग्जाम्प्ट में आप शो नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एम्प्लॉयज़ अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। साल के बाद ज़ाहिर है ये दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जब बैंक में इन्वेस्ट होता है तो उस सूरत में आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। अगर तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, यानी कि गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसके सामने ये इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसके ऊपर भी एक लिमिट है कि ये टैक्सेबल होता है। 16% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस आप ले लें, 1/3 जो है वो बेसिक और डेरेंस अलाउंस का लें। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, ठीक है, वो हमारा थ्रेशोल्ड होगा। अगर तो प्रॉफिट आपको एनुअल जो है उससे ज़्यादा आ रहा है तो टैक्सेबल, और अगर कम है या उसके बराबर है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। इसके बाद आ जाते हैं पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो जो गवर्नमेंट का फ़ंड है, प्रोविडेंट फंड अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो जो लमसम अमाउंट आपको एंड पे मिलेगी
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड, चूँकि यहाँ पे दोनों चीज़ें वो हर साल उनके ऊपर जो है वो टैक्स लग रहा होता है, तो इसलिए जब वो इकट्ठा पैसा मिलता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो चूँकि एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट जो है, या पूरा कॉलम देख रहे हैं कि इसके अंदर कहीं भी टैक्स नहीं हो रहा, तो वो जब लमसम अमाउंट मिलती है तो उसमें जो एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन होता है और जितना इंटरेस्ट उस एम्प्लॉई को मिल रहा होता है, यानी कि उसकी अपनी जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो निकाल के जितना पैसा उसको मिलता है वो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाता है। और फिर एक दोस्त ने पूछा हुआ था, लोधी साहब ने, कि परमानेंट और टेम्परेरी विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल सर उसका ट्रीटमेंट वही है जो टोटल इस कॉलम में आप ट्रीटमेंट देख रहे हैं, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस वाला ट्रीटमेंट होता है। टेम्परेरी विड्रॉल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो पैसा दोबारा आपने उस प्रोविडेंट फ़ंड के अंदर जमा कराना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोविडेंट फ़ंड, उसकी टाइप्स और डिफरेंट जो हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिशन कर जाऊँ कि जो अदनान खान साहब का वो था क्वेश्चन था, तो वो सर आप फॉल कर रहे हैं प्रोविडेंट फ़ंड जो है गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी टैक्सेशन आपको नहीं होती, लेकिन उसको डिक्लेयर आपने बरल करना होता है। तो वो डिक्लेरेशन के हवाले से मैं दिखा देता हूँ। ये छोटा सा क्वेश्चन भी आप देख लें कि ये क्वेश्चन है जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के हवाले से। फ़र्ज़ करें एक एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 है, डेरेस अलाउंस जो है वो 20,000 है, तो टोटल 60,000 है, उसका 10% आप ले लें तो ये 6,000 बन जाता है। इसके अलावा जो गिवन लिमिट है FBR की वो 1.5 लाख रुपया है। इन दोनों को आप कंपेयर करें तो इनका जो लोअर ऑफ बनता है हमारी लिमिट वो 6,000 रुपया है। तो 6,000 रुपये की लिमिट जो है, अगर तो सालाना एम्प्लॉयर जो है इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो वो टैक्सेबल है, 6,000 तक अगर करता है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो टोटल एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है साल के दौरान मैंने फ़र्ज़ की है 25,000 रुपया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो 19,000 टैक्सेबल हो जाएगा और 6,000 रुपया जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से न्यूमेरिकल से ये वाली ट्रीटमेंट भी जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट है जो प्रॉफिट के हवाले से, अगेन 60 है तो वहाँ पे 2 थ्रेशोल्ड हैं। वो कहते हैं 1/3 ऑफ द बेसिक प्लस डेरेंस अलाउंस का ले लें, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस में फ़र्ज़ कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपया, तो उसका उन्हें 16% ले लिया है। इन दोनों को मैंने लोअर ऑफ लिया तो वो 20,000 है, ठीक है। अब एनुअल प्रॉफिट जो एम्प्लॉई के अकाउंट में आया है वो 25,000 रुपया है। तो इन दोनों में आप देख लें कि जो ज़्यादा अमाउंट है 20,000 से वो 5,000 है, तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा, और 20,000 रुपये तक लिमिट जो है वो उसको अलाउ है, तो ये उसकी एग्जेम्पशन में आ जाएगी। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं, इससे होपफुली आपको ये ट्रीटमेंट जो है वो आपकी क्लियर हो रही होगी। अब आ जाते हैं डिक्लेरेशन के हवाले से। अगर आपको प्रोविडेंट फ़ंड मिलता है और ये भी चूँकि एक टर्मिनेशन बेनिफिट है, तो ये उसी तरह टर्मिनेशन के खाने में आ जाएगा। जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है कि आपका जो जैसे प्रॉफिट आपका है तो टोटल यहाँ पे लिखें टोटल एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। उसमें से जो एग्जाम्प्ट है 20,000 रुपये वो आप अगले कॉलम में लिखें, तो 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ़र फॉर टैक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि इसको डिक्लेयर हमने कहाँ करना होता है। ये अदनान साहब ने भी पूछा हुआ था ऊपर। तो अदनान साहब डिक्लेरेशन के हवाले से ज़ाहिर है जितना एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई का अपना ज़ाती कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैं अपने प्रोविडेंट फ़ंड में सालाना मेरी जो सैलरी से पैसे कट रहे हैं, अब वो क्या हो रहा है कि ओवर द टाइम जो है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये एक तरह की बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 7006 मैं वेल्थ स्टेटमेंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एसेट्स और लाइबिलिटी वाला पेज है उसके ऊपर आप देखेंगे 7006, तो यहाँ पे ये फ़ंड लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप सारे। तो ये जितना आप फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, आप यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो विंडो खुलेगी, उसका नीचे जो है आप आराम से जाके उसमें अपने फ़ंड का लिखें कि मेरा प्रोविडेंट फ़ंड है, और जितना सालाना आप उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है वो सालाना तौर पे उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ऐड कराते जाएं। और अब आ जाते हैं कि जो पैसे यहाँ से मिले हैं उनको ज़ाहिर है हमने रिकन्सिलिएशन टैब में भी वेल्थ स्टेटमेंट में डालना है। तो वो आप रिकन्सिलिएशन टैब में जब जाते हैं तो यहाँ पे देखें एग्जाम्प्ट है और नॉर्मल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके दो या तो वो टोटली एग्जाम्प्ट होगा या पार्शली होगा। तो अगर टोटली एग्जाम्प्ट है तो सारी अमाउंट आप एग्जाम्प्ट में डालें जो आपने यहाँ पे ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न में शो की है, और वही ज़ाहिर है आप वेल्थ में भी नीचे लेके जाएंगे जब आप अपने एसेट्स, एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो है वो रिकनसाइल कर रहे होंगे। और अगर उनमें से कोई एग्जाम्प्ट वाला पोर्शन है तो वो आप एग्जाम्प्ट वाले खाने में लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोविडेंट फ़ंड के हवाले से जितनी डिटेल्स
जो है मैं आपको उस पर इंसाइट्स दे सकता था, कितनी किस्म का होता है, क्या होता है। फिर उन तीनों की मैंने आपको ट्रीटमेंट्स बताई। फिर उनके हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया कि उनके अंदर एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का इंटरेस्ट होती है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। फिर हमने परमानेंट और टेम्परेरी विड्रॉल को भी डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि रिटर्न के अंदर अगर आपको ये मिलता है तो उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है, 2 न्यूमेरिकल भी हमने उसके किए। फिर मैंने आपको बताया कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉई, वो सालाना तौर पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है, जो आपने पैसा कहीं पार्क किया हुआ है, वो भी आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट में उसको शो करें। फिर हमने एंड पे देखा कि रिकन्सिलिएशन ऑफ द एसेट्स के अंदर वो वैल्यूज़ हमने कहाँ कहाँ जाके पुट करनी होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोविडेंट फ़ंड वाला जो पार्ट है वो पूरा कवर हो गया होगा। ऊपर हमने रेफरेंस भी दिया कि ये लॉ से मैंने कहाँ से उठाया है। तो होपफुली आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं प्रोविडेंट फ़ंड को लेके, वो जो हैं वो कवर हो चुके होंगे।